सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोचिंग में 21 मार्च को लिए गए ऑफलाइन टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन हम देख रहे थे। सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों का लाइव सॉल्यूशन करवाया गया। मनोविज्ञान के प्रश्नों का हल भी हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के जो प्रश्न थे उस हिंदी भाषा के प्रश्नों का सही उत्तर क्या होना चाहिए उनको लेकर के आए हैं। तो देखिए क्या प्रश्न है और उनका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है 31वां। पहला प्रश्न हिंदी में, प्रभु सत्ता शब्द में कौन सा समास होगा? प्रभु सत्ता में समास कौन सा है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर तत्पुरुष समास। प्रभु की सत्ता संबंध तत्पुरुष के अनुसार 1 नंबर सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न, आज प्रत्येक भाषा के भीतर यह जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है। यहां रेखांकित शब्द है भीतर, ये क्या है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर संबंध बोधक अव्यय शब्द है। काके की के आगे कोई भी अव्यय शब्द आता है वह वाक्य में संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। 33वां प्रश्न है, इस दृष्टि से भाषाओं के संगम आज सबसे बड़े तीर्थ हैं। यहां रेखांकित शब्द में संधि कौन सी है? संगम में संधि का नाम बताना है। सही उत्तर है 2 नंबर सम प्लस गम, इसका विच्छेद होगा और में का अनुस्वार हो जाता है तो यह अनुस्वार व्यंजन संधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। व्यंजन संधि 2 नंबर सही उत्तर हो गया। आंसू शब्द की सही श्रेणी कौन सी है? आंसू शब्द कैसा शब्द है? सही उत्तर है 2 नंबर तद्भव शब्द। ये है संस्कृत के अश्रु शब्द से रूपांतरित होकर के आया है। अश्रु तत्सम शब्द है और आंसू तद्भव होगा। 35वां प्रश्न, भारतवासी श्रद्धा से स्नान करता है। रेखांकित शब्द का सही अर्थ क्या है? एकार्थक शब्दों से संबंधित यह प्रश्न है। श्रद्धा का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर बड़ों के प्रति समर्पित भाव श्रद्धा कहलाती है। देखिए, किसी विषय या वस्तु के प्रति लगाव है तो उसे हम अनुराग कहते हैं। बड़ों के प्रति समर्पित भाव है तो उसे श्रद्धा कहा जाता है। छोटे बड़े हम उम्र सबके प्रति स्निग्ध भाव जो है उसको प्रेम कहते हैं, प्रेम या प्यार है। और छोटों के प्रति उत्पन्न स्निग्ध भाव स्नेह कहलाता है। इसलिए यहाँ 2 नंबर सही उत्तर होगा। बड़ों के प्रति समर्पित भाव श्रद्धा है, 2 नंबर को सही उत्तर माने। अगला गद्यांश आपके सामने था। इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन सभी प्रश्नों की PDF प्राप्त हो जाएगी। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। रीट भर्ती तक आपको रीट से संबंधित काफ़ी अच्छी सामग्री इस चैनल पर मिलने वाली है। 36वां प्रश्न, हमारे जीवन में उत्साह का विशेष स्थान है। वाक्य में काल कौन सा होगा? इस वाक्य में काल बताना है। सही उत्तर है 1 नंबर सामान्य वर्तमान काल। वाक्य के अंत में है और उसके पहले कोई शब्द लिखा हुआ है तो यहां इसे सामान्य वर्तमान काल में लिया जाएगा। फिर मनोभाव शब्द में संधि कौन सी है? मनोभाव शब्द में संधि है 3 नंबर विसर्ग संधि। मनः धन भाव, इसका विच्छेद होगा और उसके अनुसार उत्व विसर्ग संधि होकर के मनोभाव शब्द बना है। 3 नंबर को सही उत्तर माने। फिर दान शब्द क्या है? दान शब्द की सही श्रेणी कौन सी है? सही उत्तर है 1 नंबर तत्सम शब्द है।
दान संस्कृत का शब्द है तो यह तत्सम शब्द माना जाएगा। 39वां प्रश्न, धन त्याग का साहस, यहां रेखांकित पद में समास कौन सा होगा? रेखांकित पद में समास कौन सा है? सही उत्तर है 1 नंबर तत्पुरुष समास। धन का त्याग ही धन त्याग कहलाएगा, तो काके की संबंध तत्पुरुष में यह चला जाएगा। 40वां प्रश्न, सच्चा उत्साह है वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। इस मिश्र वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद कौन सा है? जिसको रेखांकित कर रखा है वह कौन सा उपवाक्य माना जाएगा? सही उत्तर है 3 नंबर विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसमें सच्चा उत्साह है वही होता है, यह तो प्रधान उपवाक्य होगा। और संबंधवाचक सर्वनाम शब्द जो से शुरू हो गया, तो जो संबंधवाचक सर्वनाम से आश्रित उपवाक्य आरंभ होता है वह विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। 41वां प्रश्न, संतोष घर से लौटकर कहने लगी कि अब की बार उसका मन नहीं लग रहा है। यहां रेखांकित पदबंध का भेद कौन सा होगा? घर से लौटकर ये पदबंध कौन सा होगा? सही उत्तर है 4 नंबर क्रिया विशेषण पदबंध है। यहां कहना क्रिया का समय कब कहा, तो घर से लौटने के बाद कहा, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध माना जाएगा। 42वां प्रश्न है, किस विकल्प के वाक्य में योग्यता गुण का अभाव है? किस विकल्प के वाक्य में योग्यता गुण का अभाव है? सही उत्तर है 1 नंबर नदी उड़ती है। जहां शब्द उपयुक्त नहीं होता, अनुपयुक्त शब्द आ जाता है, यानी नदी कभी उड़ नहीं सकती, तो इसमें योग्यता का अभाव है। चाय मीठा है, इसमें सही लिंग का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये अन्विति गुण का अभाव माना जाएगा। वह कैंची से, यहाँ वाक्य अधूरा रह जाता है, तो अधूरा रहने वाले में आसक्ति गुण का अभाव माना जाता है, आकांक्षा का अभाव माना जाएगा। अधूरा रह गया तो आकांक्षा। और पानी लाओ, जब शब्दों के बीच में एक विराम हो जाता है तो उसे हम आसक्ति या सन्निधि कह देते हैं। तो 1 नंबर वाले में योग्यता का अभाव है, 2 में अन्विति का अभाव है, तीसरे में आकांक्षा का अभाव है, तो चौथे में आसक्ति या सन्निधि का अभाव है। फिर है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? कि वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर कर्ता एवं कर्ता के विस्तार को उद्देश्य भाग में शामिल किया जाता है। फिर है, क्रिया एवं क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। तथा दौड़ना अच्छा व्यायाम है, यह उद्देश्य रहित वाक्य है। इनमें असत्य कथन कौन सा है? तो 4 नंबर वाला असत्य होगा। इसमें लिखा उद्देश्य रहित वाक्य, यहाँ खुद दौड़ना अपने आप में एक उद्देश्य का काम कर रहा है, तो दौड़ना उद्देश्य है, इसलिए यह कथन गलत हो गया। फिर बहुत बोलने वाली तुम आज चुप क्यों हो, रेखांकित पदबंध का भेद कौन सा होगा? इसमें शीर्ष के रूप में तुम शब्द एक सर्वनाम शब्द आ रहा है, तो यहाँ शीर्ष अंग तुम होने के कारण, सर्वनाम होने के कारण 4 नंबर सर्वनाम पदबंध सही उत्तर होगा। 45वां, किस क्रमांक में लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा है? सही अर्थ किस में लिखा है? इसका सही उत्तर है 3 नंबर, तबेले की बला बंदर के सिर, यानी किसी के अपराध का दंड किसी अन्य को मिला। बाकी अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इसका अर्थ होता है सस्ती वस्तु की सुरक्षा में अधिक खर्च करना। और ढाक के वही 3 पात, इसका अर्थ होता है स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। और बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, इसका अर्थ है अपने आप को बहुत बड़ा समझना। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे। अब शिक्षण विधियों के प्रश्न आ रहे हैं।
किस सिद्धांत के अनुसार व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, अपितु भाषा मौखिक विधि से अथवा संरचनात्मक उपागम से पढ़ाई जाने पर सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने से स्वयं ही समझ में आ जाती है। ये किस सिद्धांत में बताया गया है? सही उत्तर है 1 नंबर अव्याकृत सिद्धांत। ऐसा कहता है कि व्याकरण भाषा है वो अपने आप सीखी जा सकती है, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। 47वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक तत्व अभिव्यक्ति का सौंदर्य तत्व में शामिल नहीं है? सौंदर्य तत्व में कौन सा नहीं आता है? सही उत्तर है 4 नंबर हर्ष, शोक, प्रेम, वात्सल्य, उत्साह, करुणा आदि भावों का सौंदर्य अभिव्यक्ति में नहीं आता, बाकी सभी अभिव्यक्ति सौंदर्य तत्व के हिस्से हैं। 48वां, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करने से क्या होता है या इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर है 2 नंबर, इससे भाषिक अभिव्यक्ति प्रभावी बनती है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। 49वां प्रश्न, व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है? व्याकरण अनुवाद विधि, भंडारकर विधि भी इसको कहते हैं, इसमें क्या होगा? सही उत्तर है 2 नंबर द्वितीय भाषा का व्याकरण इसमें पहले पढ़ाया जाता है। 50वां, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? सही उत्तर है 1 नंबर बालक अनुकरण के द्वारा दूसरी भाषा को सीखता है। प्रत्यक्ष विधि में हम अनुकरण करते हैं और अनुकरण से ही दूसरी भाषा को सीख लेते हैं। 51 नंबर, इसमें शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है, यह कथन किस शिक्षण पद्धति के संबंध में कहा गया है? शिक्षक का एकाकीपन कौन सी में दूर होगा? सही उत्तर है 4 नंबर दल शिक्षण विधि में। दल शिक्षण विधि में एक साथ अनेक शिक्षक मिलकर के कार्य करते हैं, तो शिक्षक अकेला नहीं रहता, इसलिए उसका एकाकीपन दूर हो जाता है। फिर किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? कौन सी विधि है जिसमें कार्य गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है? सही उत्तर है 2 नंबर दूरस्थ शिक्षण विधि में। पत्राचार से हम कोई पाठ्यक्रम करते हैं तो साल भर तक हम घर बैठे अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हर साल में 15-20 दिन के लिए एक जगह सभी को बुलाया जाता है और वहाँ वर्कशॉप का आयोजन होता है, तो ये दूरस्थ शिक्षण विधि पत्राचार विधि है। 53 नंबर प्रश्न, एक बालक जो हकलाता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए निम्न में से कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त होगा? हकलाने वाले बालक के लिए 1 नंबर सामूहिक वाचन यदि हम उससे पहले करवाएंगे तो समूह में वो पढ़ने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे उसकी हकलाहट दूर हो जाएगी। 54 नंबर, शिक्षक के द्वारा बालक की अभ्यास पुस्तिका में एक पंक्ति या कुछ वर्ण लिख देना एवं बालकों के द्वारा उनका अनुसरण कर बार बार लिखना क्या कहलाता है? शिक्षक पहले लिख देता है, बच्चे उसका अनुकरण करके लिखते हैं। इसका सही उत्तर है 1 नंबर अनुलेख। अनु यानी पीछे पीछे देखकर लिखना। 55 नंबर, बालकों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता एवं प्रस्तुत विषय वस्तु की कठिनाइयों को समझने के लिए किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं? कौन से प्रश्न होंगे? सही उत्तर है 2 नंबर बोध प्रश्न। बोध प्रश्न ही पहले हम एक यूनिट पढ़ा देते हैं, एक अन्विति पढ़ा देते हैं, उसके बाद में वो बच्चे समझ उस यूनिट को, उस अन्विति को बच्चों ने समझा है या नहीं समझा, इसकी जांच करने के लिए और अगले शिक्षण बिंदु तक बच्चों को ले जाने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। 56 नंबर, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है?
निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? सही उत्तर है 3 नंबर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषयक कमजोरियां जानी जा सकती है। ये गलत है। वस्तुनिष्ठ में बालक सीधा ABCD 4 विकल्प आदि में से या एक शब्द लिखकर के उत्तर देगा तो उसकी भाषा की जानकारियां इससे प्राप्त नहीं होती हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रीड के लिए काफ़ी सामग्री इस चैनल से मिलने वाली है। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सहज शैक्षिक क्षेत्रों में क्या शामिल होता है? जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, अभिवृत्ति एवं मूल्य। कौन सी चीज सहज शैक्षिक क्षेत्रों में आती है? ये चारों ही चीजें हैं वो सहज शैक्षिक क्षेत्र में शामिल होती हैं। इसलिए चारों शामिल होने के कारण इसमें हम कौन से को सही उत्तर मानेंगे? 3 नंबर, 1, 2, 3, 4 चारों ही शामिल हो जाएंगे। 58 नंबर, CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। व्यापकता में क्या चीज नहीं आती? सही उत्तर है 4 नंबर, प्रश्नों की व्यापकता नहीं आती। बाकी सभी हैं, विषयों की व्यापकता है, उपकरणों की व्यापकता भी आती है, तो दायरे की व्यापकता भी इसमें शामिल होती है। 59 नंबर, आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? आगमन विधि के कितने रूप हैं? सही उत्तर है 1 नंबर, 2 रूप माने जाते हैं, एक सहयोग प्रणाली और एक प्रयोग प्रणाली। सहयोग और प्रयोग ये 2 रूप माने जाएंगे। 60वां प्रश्न, 1971 ईस्वी में गठित VKRB राव समिति द्वारा निम्न में से क्या सुझाव दिया गया था? VKRB राव समिति ने क्या सुझाव दिया था? सही उत्तर है 3 नंबर, आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन को प्रमाण पत्र में अलग अलग चिन्हित करने का सुझाव दिया था। कि आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन अलग अलग दर्शाए जाने चाहिए। तो ये हिंदी से संबंधित अपने 30 प्रश्न थे। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को सभी ग्रुप्स में इसको डालें, जिससे सभी को अधिक से अधिक फायदा हो सके। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। रीड तक काफ़ी अच्छी सामग्री इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद सभी का।